हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के बारे में स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस यूपीएससी ऑप्शनल के लिए। तो जैसा हमें पता है सोशियोलॉजी में पेपर 1 है, पेपर 2 है। तो अभी हम पेपर 1 का सिलेबस उठाए हैं और हम पेपर 1 फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर हम पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसे हमें प्रोसीड कैसे करना है। हम सोशियोलॉजी को सबसे पहले उसका सिलेबस देखेंगे कि यूपीएससी ने सिलेबस क्या प्रिस्क्राइब किया है। उसके बाद फिर हम पिछले 5 से 6 साल या 10 साल आप कह लो, 5 to 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज एक बार रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता हो कि पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम कहाँ कहाँ से आंसर कर सकें। तो मेरे स्क्रीन पे आप देखोगे तो ये अनसॉल्व बुक है, सोशियोलॉजी की अनसॉल्व बुकलेट क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। तो सिलेबस क्या लिखा है, फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1, आप मान लो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। अब इसमें सबसे पहले सिलेबस में लिखा है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो ये मेंशन कर रहा है वो ये बता रहा है कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप कैसे हुए और उससे सोशियोलॉजी कैसे आया। हमें पता है कोई भी डिसिप्लिन को अगर बनाना होता है या कोई भी डिसिप्लिन को अगर हम एग्जिस्टेंस में लाते हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस होती हैं कि कुछ ऐसी चीजें रही होंगी समाज में जो उस टाइम के अवेलेबल डिसिप्लिन जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमें किसी नए डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट तो वो रीजन क्या था सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन आने के लिए, दैट रीजन वाज मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंजेस। कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आना स्टार्ट हुए। और जब सोसाइटी में वो चेंजेस आना स्टार्ट हुए तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन जो थी वो उस फिनोमिना को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसीलिए एक नए डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो ये सोशियोलॉजी के स्टैब्लिश करने के पीछे का जो रूट कॉज है वो है मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंजेस इन यूरोप, और उसी से सोशियोलॉजी आया, इसलिए लास्ट में लिखा है इमरजेंस ऑफ द सोशियोलॉजी। दूसरा सब टॉपिक क्या है इसके अंदर कि स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेस। उस टाइम पे जो प्रिवेलेंट सोशल साइंसेस है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और भी जो अलग अलग सोशल साइंसेस थे, तो जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन सोशल चेंजेस को तो सोशियोलॉजी को हमें लाना पड़ा और सोशियोलॉजी ने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया। तो ये बात वही पूछ रहा है कि जो सोशियोलॉजी आपने सब्जेक्ट बनाया उसका स्कोप क्या है, वो पढ़ेगा क्या क्या। क्योंकि हमें ये डिफरेंट दिखाना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन थी वो उन सारे पिक्चर्स को कैप्चर नहीं कर पा रही थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोशल चेंजेस आया उसको वो पिक्चराइज नहीं कर पा रही थी, उनके उनको उनके एसेंस को ये कैप्चर नहीं कर पा रही थी। तो सोशियोलॉजी आप लाए ये बोल करके कि वो इन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर देगा, इन चेंजेस को समझा देगा। तो आप इसके स्कोप को बताइए, फिर उस स्कोप को देख करके हम ये देखेंगे कि इसमें जो सोशियोलॉजी का स्कोप है क्या वो स्कोप हमारे एग्जिस्टिंग सोशल साइंसेस जो अदर है उनसे कंपैरेबल है कि नहीं, या फिर मतलब कि जो सोशियोलॉजी का स्कोप है क्या वो पुराने एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन में तो नहीं। अगर पुराने एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन में है तो फिर सोशियोलॉजी की क्यों जरूरत पड़ी, तो वो कंपैरिजन करना, तो वो कंपैरिजन करने के लिए पॉइंट भी हो गया। एंड सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सोशियोलॉजी को एक स्टैब्लिश डिसिप्लिन बनाने के लिए, उसको स्टैब्लिश कराने के लिए, एक कॉमन सेंस है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि कई बार ये आर्ग्यूमेंट आया था जब ये सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन स्टैब्लिश हो रहा था कि ये तो सारी चीजें कॉमन सेंस है, जो ये सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ये सारी चीजें तो कॉमन सेंस है, तो फिर इस डिसिप्लिन की जरूरत कैसे है। तो उसे कॉमन सेंस से भी डिफरेंट दिखाया गया। इसका मतलब जब सोशियोलॉजी आ रहा था तो उसे उसके सामने चैलेंजेस थी कि पहले जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है उनसे अपने आप को डिफरेंट दिखाना। तो उसने अपने स्कोप को ऐसा बनाया जो बाकी डिफरेंस, जो बाकी डिसिप्लिन जो थे वो नहीं कैप्चर कर पा रहे थे सोसाइटी को, उस एस्पेक्ट को, तो उससे अपने आप को डिफरेंस बनाया सोशियोलॉजी ने अपने स्कोप को डिफाइन करके। फिर जब वो एक डिसिप्लिन बन गया तो फिर ये कहा जाने लगा कि जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है चलो उससे तो अलग है, लेकिन ये तो वही कॉमन सेंस वाली बातें हैं, तो इसके लिए एक अलग से डिसिप्लिन बनाने की क्या जरूरत है। तो बाद में हमें उस एविडेंट को भी उस सिचुएशन को भी काउंटर करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से कॉमन सेंस नहीं है, तो उसका भी आर्ग्यूमेंट। तो ये 3 चैप्टर जो है वो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। तो यानी कि अगर आप, मैं समराइज करूँ कि आप सोशियोलॉजी
पेपर 1 पढ़ रहे हो, उसमें सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, तो उसमें 3 पार्ट है। ठीक, वो 3 पार्ट क्या है? सबसे पहले मॉडर्निटी एंड द चेंजेस इन यूरोप एंड द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मोटे मोटे तौर पे। ठीक, दूसरा क्या है? स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी एंड कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेस, और तीसरा क्या है? सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ये है हमारा चैप्टर 1 का सिलेबस। अब हम पीवाईक्यू पे देखते हैं जरा, पीवाईक्यू कैसे पूछे गए हैं पास्ट 5 to 10 ईयर्स में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन विद द अदर सोशल साइंसेस, यानी अदर सोशल साइंसेस के साथ में हमें सोशियोलॉजी के स्कोप को बताना है, डिलिमिट करना है। ठीक है। दूसरा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट डू यू थिंक पेव्ड वे फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन किस थीम पे आएगा? ये क्वेश्चन जो है बेसिकली कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुआ उस टाइम से, जब सोशल चेंजेस वो आ रहे थे सोसाइटी में, जब वो चेंजेस आ रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद, वो जब सोशल चेंजेस आ रहे थे, तो वो बेसिकली बोला जाए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली कि सोशियोलॉजी जो आपका एज अ डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हुआ, तो उसके पीछे के जो रीजंस थे, ये उस थीम पे क्वेश्चन है कि किस वजह से आपको सोशियोलॉजी बनाने की जरूरत पड़ी। तो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट डू यू थिंक पेव्ड वे फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इलैबोरेट। तीसरा, यूरोप वाज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस, ये बोल रहा है यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज, कमेंट। अब इसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि आप सिलेबस में देखो लिखा हुआ है मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंजेस इन यूरोप, यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है यूरोप, तो इसलिए उसने क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन नहीं बोल दिया क्या यूरोप ही ओनली प्लेस था जहां पे मॉडर्निटी और सोशल चेंजेस आए थे। चौथा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, हाउ डू यू रिलेट सोशियोलॉजी टू द अदर सोशल साइंसेस। इंपॉर्टेंस ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनैरिटी मतलब एक सब्जेक्ट के मल्टीडिसिप्लिन एस्पेक्ट होने चाहिए, डायमेंशंस अलग अलग होने चाहिए। तो सोशियोलॉजी और अदर सोशल साइंसेस के बीच में ये मल्टीडिसिप्लिनैरिटी के बारे में पूछ रहा है कि अगर मैं मल्टीडिसिप्लिनैरिटी को देखूं कि कोई भी एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कब होगा, जब उसके मल्टी डायमेंशंस, वो बहुत सारे फिनोमिना को समझा पाए। अगर उसके बहुत सारे डायमेंशंस है, अगर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे डायमेंशंस है, तो वो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर कोई एक चीज आपके लाइफ के बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर ले रही, यानी वो मल्टी डिसिप्लिनैरिटी है, मल्टी डायमेंशन है। अभी मैं मल्टी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, और मल्टी डिसिप्लिनैरिटी का मतलब होता है, डिसिप्लिन मतलब होता है एक सब्जेक्ट, यहाँ पे जो डिसिप्लिन का कॉन्टेक्स्ट है वो एक सब्जेक्ट है। तो अगर मैं सोशियोलॉजी को देखूं कि सोशियोलॉजी में खुद एक कॉन्फ्रेंस है बहुत सारे डिसिप्लिन को समझाने का, कि सोशियोलॉजी जो है वो कुछ हिस्ट्री की भी बात करता है, सोशियोलॉजी कुछ इकोनॉमिक्स की भी बात करता है, सोशियोलॉजी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझने में हेल्प करेगा, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को समझने में हेल्प करेगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझने में हेल्प करेगा, सोशल स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प, सोसाइटल एस्पेक्ट को समझने में करेगा, हेल्प करेगा, और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को समझने में हेल्प करेगा एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मल्टी डिसिप्लिनैरिटी अप्रोच हो गई इस सब्जेक्ट की। तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और अदर सोशल साइंसेस हमें कंपेयर करना है कि इकोनॉमिक्स कितने सारे एस्पेक्ट को पढ़ सकता है, ठीक है, वैसे ही करके कि सोशियोलॉजी फिर कितने सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ सकता है, ये मोर और लेस उससे रिलेटेड है। अब उसके बाद क्या है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, एक सेकंड, अब यहां पे आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्शन, हाँ आगे बढ़ते हैं इसमें, हाउ इज द सोशियोलॉजी रिलेटेड टू द कॉमन सेंस। अब ये वही क्वेश्चन जो तीसरा सेक्शन है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के इमरजेंस से लिए, यानी कि मैंने बताया सिलेबस के 3 पार्ट है, तो इन्हीं 3 पार्ट में से क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम वही देख रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली किस वाले में आ जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में ही आ जाएगा। In the context of globalization, has the scope of sociology has been changing in India? तो ये करंट टाइम से रिलेट करके कंट्री स्पेसिफिक यानी इंडिया स्पेसिफिक पूछ लिया कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो चेंज हो रहा है। जो सोशियोलॉजी जब पहले इमर्ज हुआ था तो उसके कुछ डायमेंशन थे कि वो इंडियन एस्पेक्ट्स को पढ़ रहा है, अब चेंज कैसे हुए उनके बारे में, कि अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में उसके स्कोप में क्या चेंजेस आए उसके बारे में बताना है हमें, ठीक। अब उसके बाद डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी अगेंस्ट पास्ट पे पूछा है, तो रीजंस पे पूछा था। फोकल पॉइंट ऑफ द सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन द इंटरेक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस, अगेन ये कॉमन सेंस से रिलेटेड करके पूछ लिया, ठीक है।
The sociological imagination enable us to grasp history and biography and the relation between the two in a society. अब ये एक साइंटिस्ट का नाम, सॉरी साइंटिस्ट, एक सोशोलॉजिकल थिंकर्स का नाम C.W. मिल्स का एक स्टेटमेंट दे दिया है कि द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशन बिटवीन द टू सोसाइटी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे, ठीक है। Explain how sociology has emerged in the distinct discipline based on the relationship with the scientific temper, ठीक है। Discuss the changing equation of discipline of sociology with other social sciences। ये बोल रहा है कि इक्वेशन, डिस्कस द चेंजिंग इक्वेशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। अदर सोशल साइंसेस से कंपैरिजन में आ गए, एक तरह से उसके थीम पे आ गया, हो गया। सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। क्या ये मॉडर्न सोसाइटी की स्टडी है सोशियोलॉजी? ये अगेंस्ट के स्कोप के बारे में बात हो गया। इज सोशियोलॉजी कॉमन सेंस? अगेन तीसरे सेक्शन में आ जाएगा, सपोर्ट टू योर आर्ग्यूमेंट। हाउ हैड द एनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूट टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी? अगेन फर्स्ट वाले का पार्ट हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट मतलब कि ए वाले सेक्शन का पार्ट हो गया। मतलब ये जो सिलेबस है इस चैप्टर का 3 पार्ट में टूटे हुए हैं और क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से है। तो हम ये सेग्रीगेट करके देखना चाह रहे हैं कि मोर फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट को ज्यादा टारगेट कर रहा है। राइट द शॉर्ट आंसर ऑन द फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड। हाउ डिड द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंजेस द फैमिली इन द वेस्टर्न यूरोप? अगेन ये सोसाइटल चेंजेस के बारे में बात कर रहा है, करेक्शन जो कि यहाँ पे है फर्स्ट वाले पार्ट में। Write a short notes on the following about 150 word. How is the sociological approach to human action different from the psychological approach? Discipline comparison. Sociology emerged in Europe and flourished and began with the social reformist orientation in USA. Comment. ठीक है, ये भी आप देखोगे ना तो इसमें ही आ जाएगा, पहले वाले ही सेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी एज एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, कंपैरिजन वाले सेक्शन में आ गया। हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमर्जेंस? सोसाइटल चेंज हो रहा है फर्स्ट वाले सेक्शन से। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज एन आउटकम मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंज, अगेन फर्स्ट पार्ट। कीपिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन व्यू, व्हाट कैन सोशियोलॉजी शो अस अबाउट आवर एक्शन, डिस्कस द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि स्कोप के बारे में बात कर रहा है। तो देख लिया आपने कि ये 3 थीम थे ब्रॉडली। सोशियोलॉजी आया कैसे, सोशियोलॉजी जब आ गया तो उसके बाकी अदर डिसिप्लिन के साथ कंपेयर कर दो, और तीसरा जब डिसिप्लिन के साथ भी कंपैरिजन हो जाए तो सोशल कॉमन सेंस के साथ कंपेयर कर दो। यही है मोटा मोटी पहला सिलेबस के बारे में फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई गेस इस पे ब्लैक बैकग्राउंड पे मैं येलो स्विच कर लेता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्पज इज कि मैंने आपको सिलेबस और सामने चीजें इसलिए दिखा दी ताकि आपको पता हो पढ़ने से पहले कि क्वेश्चन क्या है, ताकि हम अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से अलाइन कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले टॉपिक हम रखते हैं सोशियोलॉजिकल थियरी। ये हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थियरीज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि सोशियोलॉजी को आपको पढ़ना है, सोशियोलॉजिकल थियरीज अगर आपको जानी, तो आप मोटे मोटे तौर पे ना सिर्फ 2 थियरीज जान के रखिए। एक मैक्रो अप्रोच और दूसरा होगा, अब मैक्रो पता है तो माइक्रो होगा, ठीक है। अब इसी मैक्रो को ना हम कई बार पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। ये अभी आप नाम याद रख लो, अभी समझा दूंगा मैं आपको। नॉन पॉजिटिविस्ट, अब बस अभी आप ये नाम जान के रखो कि जस्ट वी हैड स्टार्टेड द सोशियोलॉजी। जब हमने जस्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया, हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे सोशियोलॉजिकल थियरीज, और सोशियोलॉजिकल थियरीज में मोटे मोटे तौर पे 2 सोशियोलॉजिकल थियरीज हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो को दूसरा हम किस नाम से जानेंगे? पॉजिटिविस्ट। एंड माइक्रो को हम किस नाम से जानेंगे? नॉन पॉजिटिविस्ट। अब पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या है और नॉन पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या है, तो बहुत क्रिस्प में समझते हैं। पॉजिटिविस्ट का मतलब हो गया ऐसी, पॉजिटिविस्ट वो लोग हैं जो बेसिकली साइंस की तरह चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे साइंस में चीजें हैं बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट पे, हर एक चीज के होने के पीछे का एक रीजन एग्जिस्ट करता है,
वैसे ही पॉजिटिविस्ट लोग बेसिकली साइंटिफिक नेचर के लोग हैं कि वो साइंटिफिक स्टडी करेंगे, हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट लोग क्या है, वो लोग इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देंगे कि सोसाइटी, जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, सोसाइटी में कुछ भी अगर हो रहा है तो पॉजिटिविस्ट ये कहेंगे कि ह्यूमन जो है, जो एक इंडिविजुअल है, वो सोसाइटी के हिसाब से ही एक्ट करेगा। सो इंडिविजुअल का अपना कोई आधार नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जाएंगे समझने के लिए तो देयर आर इनन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। अगर मैं पूछूं कि कोई एक इंसान है, उसने कोई भी इवेंट को कंडक्ट किया, कुछ भी किया, लेट्स से कि उसने एक बॉल थ्रो किया, अब मैं बोल रहा हूं कि इसने ये बॉल थ्रो क्यों किया, अगर मैं इसके पीछे का रीजन जानना चाहूंगा बिना उस इंसान से पूछे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उसने उस बॉल को थ्रो क्यों किया। तो अगर मैं इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दूंगा तो मेरे लिए चीजों को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी चीजों को क्या किया, बहुत लिमिट करा कि हम सोसाइटी के बेस पे समझेंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे कि इसने ये बॉल फेंका, यानी ह्यूमन का जो एक्शन है वो डिटर्मिनिस्टिक है। यहाँ पे जो सबसे की पॉइंट है दैट इज ह्यूमन एक्शन जो होगा वो डिटर्मिनिस्ट होगा, कि उसको आप सोसाइटी को आप पढ़ो, सोसाइटी अगर आप पढ़ लिए तो इंसान जो है वो सोसाइटी के हिसाब से ही एक्ट करेगा, मोटे मोटे तौर पे ये। जबकि माइक्रो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा समाज जो है वही इंडिविजुअल को डिटरमाइन करेगा, इंडिविजुअल के पास भी अपनी ऑटोनॉमी है। तो अगर मैं पॉजिटिविस्ट के बारे में बात करूं तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ये पॉजिटिविस्ट लोग, ये मैक्रो लोग, और मैक्रो लोग, आप देखो, आप सोसाइटी को ऊपर ऊपर से देखोगे तो इस सोसाइटी के बेस में जो फंडामेंटल चीज है वो इंसान है। जैसे अगर मैं बोलूं तो एक समाज जो है वो लेयर्स में है ना, पहले एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल पहले 2-3 लोग से मिलेगा, 2-3 लोगों के साथ पास गया, ये 2-3 लोगों के साथ मिल करके इसने एक सोसाइटी बनाई, एक सोसाइटी से फिर और लोग मिले, 2-3 सोसाइटी मिली तो फिर एक नेशन बनेगा, फिर इस नेशन के बाद में फिर आप जाओगे तो फिर आपको एक ऐसे वर्ल्ड, मतलब आप समझ रहे हो कि हायरार्की वे में चलता जाएगा। तो अगर आप इस सोसाइटी, वर्ल्ड, इन सारी चीजों के बेसिक पे जाओगे, जैसे बोलते हैं ना कि सेल इज द फंडामेंटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सोसाइटी के लिए आप देखोगे तो इंडिविजुअल पे आओगे। तो मैक्रो लोग जो हैं ये ऊपर से सोसाइटी को देख रहे हैं और जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं ये उनको स्टडी करते हैं और ये बोलते हैं कि उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ लो। स्ट्रक्चर्स जो है सोसाइटी में वो डिटरमाइन करेंगे कि एक इंसान जो है वो कैसे एक्ट करेगा किसी भी सिचुएशन में, ठीक। और माइक्रो कहते हैं नहीं भैया, इंडिविजुअल जो है उसके पास भी अपनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होगी कोई भी चीज करने के लिए। तो ये मोटे मोटे तौर पे आप अभी इनको समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है मैक्रो और माइक्रो को समझने के लिए, सर पॉजिटिविस्ट है, ये साइंटिफिक लोग हैं तो ये ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट पे बात करेंगे। जैसे साइंस में हर एक चीज का होना, कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे का आप रीजन बहुत एक्यूरेटली एकदम डिफाइन कर सकते हो। वैसे ही पॉजिटिविस्ट चाहते हैं कि हम सोसाइटी को भी ऐसे बना दे पूरी तरीके से कि कोई भी इवेंट हो रहा हो तो हम सीधे तौर पे देख के बता दें ये इवेंट हुआ तो ये क्यों हुआ है, ठीक है। अब आपको ये सुनकर के थोड़ा ही लॉजिकल हुआ कि एक सोसाइटी में कोई भी इवेंट के होने के पीछे के आप 100% के रीजन को नहीं दर्शा सकते हो, वो एक अलग बात है वो। लेकिन ये हम बात करें इनिशियल टाइम में, जब इनिशियली सोशियोलॉजी आ रहा था तब लोगों के दिमाग में था तो कि जैसे बाकी साइंस एक डिसिप्लिन है वैसे हम सोशियोलॉजी को एज अ साइंस के तौर पे ले सकते हैं। हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को डिसाइड कर देंगे। जैसे एक इंडिविजुअल को शादी करनी है तो मैं अगर पॉजिटिविस्ट हूं तो मैं ये कहूंगा कि ये इंडिविजुअल जो है ना अपनी कास्ट में ही शादी करेगा, क्योंकि मैंने सोसाइटी को देखा, स्ट्रक्चर्स को देखे और मैंने देखा कि भाई एक सोसाइटी में कास्ट एंडोगेमी जो है यानी अपने ही कास्ट में शादी करना एक नॉर्म्स है। ये स्ट्रक्चर्स को मैंने ऊपर ऊपर देख लिया। अब मेरे दिमाग में कोई भी एक इंसान आएगा इसे शादी करनी है तो मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट आएगा कि ये इंसान शादी करेगा अपनी ही कास्ट में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। मैंने उसके एक्शन को डिटरमाइन कर दिया। लेकिन माइक्रो वाले जो है वो इस चीज से एग्री नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, आप देखो कोई भी चीज जब मेच्योर होती है तो जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स होंगे उनको चैलेंज करने के लिए चीजें आएंगी। तो जब फर्स्ट लोग थे वो मैक्रो वाले थे, उनको फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम माइक्रो वाले काउंटर करके आगे बढ़ते गए और ओवर द टाइम सोशियोलॉजी जो था वो मेच्योर और होता चला गया। लेकिन जो फंडामेंटल जो स्टार्टिंग में लोग आए तो वो मैक्रो ही मान रहे थे, क्योंकि डिसिप्लिन की बात है, डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करना है तो हम कॉज एंड इफेक्ट पे जाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि ये इंसिडेंट हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, ये हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन ये हो रहा होगा। और अगर स्टार्टिंग में ही आप इनन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज बताने लग जाओगे तो फिर कोई भी इस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई आपका ये जो इवेंट है वो तो पूरी तरीके से आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी दे रहे हो, ओपन एंडेड पॉसिबिलिटी दे रहे हो, तो वो तो जस्टिफाई कर नहीं पा रहा, तो फिर आपको स्टैब्लिश करने की जरूरत ही क्या है।
आप बात को समझो, ठीक है। तो इसलिए मैक्रो वाले है, क्योंकि मैक्रो वालों का था भाई हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखाना, जैसा साइंस में हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है, वैसे ही, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट हमें इसलिए दिखाना है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है उस टाइम की वो ये काम नहीं कर पा रही है, न पॉलिटी न इकोनॉमिक्स। जब सोशल चेंजेस आए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब सोसाइटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स बदलना स्टार्ट हुए, तो जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन थी वो उनके कॉज एंड इफेक्ट को नहीं बता पा रही थी। तो इसको बताने के लिए हमने एक डिसिप्लिन लाया, तो अब हमें तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि हमारा डिसिप्लिन हर कॉज एंड इफेक्ट को दिखा पा रहा है, तो इसलिए हमने ये साइंटिफिक अप्रोच रखा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे समझना है कि पॉजिटिविस्ट वो लोग हैं जो साइंस को मानेंगे और साइंस की तरफ कॉज एंड इफेक्ट पे जाएंगे, और माइक्रो वाले जो है वो इंडिविजुअल को भी प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और इसमें मैं बोलूं तो अगर मैं बोलूंगा सोसाइटी इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल, ये किस वाले में आएगा सर? ये तो इस वाले में आ जाएगा। सोसाइटी जो है वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? इंडिविजुअल को। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है अगर मैं बोलूँ तो ये किसके थॉट होंगे? ये इसके थॉट होंगे। इंडिविजुअल यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। चलो, अब इस थियरीज को भी हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे कि अब इसके अंदर में क्या क्या है, तो ये आपको बस समझते चलना है, जो मैं बोलता जाऊंगा मैं हर एक वर्ड समझा दूंगा। फंक्शनलिज्म, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के अंदर में आ जाएगा मार्क्सिज्म, फेमिनिस्ट, और तीसरा आ जाएगा एक राल्फ डेरेनड्रॉफ, ठीक है। फेमिनिस्ट में भी लिबरल कैटेगरी है, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट। अभी डरिए मत बिल्कुल भी कि ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। पोस्ट मॉडर्न, और यहां पे आप जाएंगे तो इसमें भी आगे चल करके दो कैटेगरी में ये टूट जाता है। फर्स्ट, हु रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर, who don't recognize structure, who don't recognize structure। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप याद रखो फिनोमिनोलॉजिस्ट, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। अभी सारे वर्ड्स में क्लियर कर दूंगा, तो ये पॉइंट अभी मोटे मोटे तौर पे मैंने क्या बनाया, एक सोशियोलॉजिकल थियरीज है, उसको दो पार्ट में तोड़ा। पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट वाले को हमने मैक्रो बोला, नॉन पॉजिटिविस्ट वाले को हमने माइक्रो बोला। और हमने बोला कि पॉजिटिविस्ट वाले होंगे जो कॉज एंड इफेक्ट पे बात करेंगे, हर चीज के पीछे का रीजन होगा, और ये मान के चलेंगे कि जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, जैसा सोसाइटी होगा, जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स प्रिवेलेंट होंगे, इंडिविजुअल उसी प्रकार से एक्ट करेगा। दूसरा क्या है, माइक्रो है। माइक्रो वाले क्या है, नॉन पॉजिटिविस्ट है, वो बोलते नहीं भाई सोसाइटी जो है पूरी तरीके से इंडिविजुअल को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल के पास भी अपनी ऑटोनॉमी होती है, वो हो गया माइक्रो। अब इसमें फर्दर ओवर, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजों के ब्रांच बनते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म था फर्स्ट टाइम, बुद्धिज्म पहले एज आइडियोलॉजी बनती है, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है बुद्धिज्म फिर महायान हीनयान में टूट जाती है, ठीक है। जैसे जैनिज्म में भी आगे चल करके वो सेक्ट बन जाते हैं या टूट जाते हैं पूरी तरीके से, वो उसमें श्वेतांबर दिगंबर। तो हर जैसे जैसे कोई भी चीज स्टैब्लिश होती है और वो आगे टाइम पे जाती है तो फ्रेगमेंट होते जाते हैं। ब्रह्मो समाज आगे बढ़ा, उसके बाद वो फर्दर टूटने लग जाता है। तो ऐसे ही करके सोशियोलॉजी भी जब आई एज अ डिसिप्लिन ओवर द टाइम आगे जाते जाते ये भी फिर सेक्ट में टूटती है। तो मैक्रो हो गया पॉजिटिविस्ट, आगे चल के हो गया माइक्रो। अब मैक्रो में भी क्या हुआ आगे जाने के बाद कि जो मैक्रो वाले भी थे वो भी तीन पार्ट में टूट गए, तीन पार्ट सॉरी, इसमें दो पार्ट में टूटे। एक फंक्शनलिज्म होंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट स्कूल होंगे। मोटे मोटे तौर पे ये हो गया फंक्शनलिस्ट और ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल आगे जाकर के तीन पार्ट में टूटे। तीन पार्ट है, एक मार्क्सिज्म हो गया, एक फेमिनिज्म हो गया, और एक राल्फ डेरेनड्रॉफ, इनको हम अभी समझेंगे। और ये एक थिंकर्स हैं। और फेमिनिज्म के अंदर जाकर के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो उसके बाद उसका नाम है लिबरल, सोशल, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, पोस्ट मॉडर्न। और माइक्रो में आप जाओगे तो वो दो पार्ट में वो टूटेगा। जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे माइक्रो वालों ने पूरी माइक्रो में भी ऐसे लोग थे जो मानते थे कि हाँ स्ट्रक्चर तो है, सोसाइटी में स्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी है। और एक जो थे वो पूरी तरीके से बोलते थे कि नहीं सिर्फ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, स्ट्रक्चर है ही नहीं, दोनों अलग अलग है।
मतलब अगर आप देखो तो ये एक्सट्रीम है, ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ये स्ट्रक्चर और ये जो बीच वाले ये स्ट्रक्चर के साथ और इंडिविजुअल के साथ दोनों के साथ चल रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो अब ये मोटे मोटे तौर पे हो गया। अब मैक्रो अप्रोच में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, मैक्रो अप्रोच इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी बोलेंगे और स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोलेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी एक्शन को डिफाइन करने के लिए या किसी भी एक्शन को समझाने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एक सोसाइटी में स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब क्या है, जैसे एक इंसान रह रहा है, तो जब यहाँ पे सब सोसाइटल लेवल पे बात हो रही है, तो जब एक इंसान इंडिविजुअल रह रहा है तो उस इंडिविजुअल इंसान के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर वो अकेला है, जंगल में रह रहा है, खुद खा रहा है, खुद पी रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे 10 लोग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसे किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस रैंडमली यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं, वो अपना खा रहा है, पी रहा है, अपने हिसाब से जी रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन जब ग्रुप ऑफ लोग आते हैं तो आपके जो एक्शंस हैं वो थोड़े थोड़े डिटरमाइन होने लग जाते हैं इस बात पे कि सामने वाला कैसा है। ठीक है, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम रैंडमली कुछ नहीं बोल सकते। हम कई बार बोलते हैं ना कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने का मन तो है लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को कंसिडर कर रहे हो, तो ये एक समझाने की बात है। इसी तरह स्ट्रक्चर सोसाइटी में प्रेजेंट है, सोसाइटल लेवल पे, जैसे कि इंडिविजुअल है, जैसे फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स बना दिए आपने सोसाइटी में, ठीक है, फैमिली, रिलीजन, मैरिज, कास्ट, ये जो भी चीज है जिससे भी आप गवर्न हो रहे हो, जो मोटे तौर पे बना दिया गया, जिसपे सारी चीजें हैं, वो हो गए स्ट्रक्चर्स। तो वो स्ट्रक्चर्स को देख करके डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऐसा है तो इंडिविजुअल ऐसे ही एक्ट करेगा। क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स को देख करके आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, कि ये ऐसे स्ट्रक्चर के तौर पे काम करें। दे गिव इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर्स, इनके लिए स्ट्रक्चर्स ही सब कुछ है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से हम एक इंडिविजुअल के एक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या आते हैं, अब इसमें मैं आपको एक समरी देता हूं। मैक्रो अप्रोच इज कॉल्ड एज डिटरमिनिस्टिक अप्रोच बिकॉज इट बिलीव्स individual act as per society in every circumstances and individual would always obey the society's value, prescription and expectations। वो हमेशा सोसाइटी के हिसाब से ही एक्ट करेगा। if someone is getting married, for example if someone is getting married, he will do so within the caste। इसका हमने एग्जांपल देखा, वो अपने ही कास्ट में शादी करेगा। बाय डिफॉल्ट हम बता सकते हैं कि सोसाइटी में स्ट्रक्चर कैसा है कि लोग अपने ही कास्ट में शादी करते हैं, तो मैंने बाय डिफॉल्ट उनके बारे में बोल दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको डिटरमिनिस्टिक कहते हैं। जैसे कि 3 इडियट का भी अगर आप सीन उठाओगे तो 3 इडियट में भी क्या होता है कि जो फरहान होता है उसे फोटोग्राफर बनना होता है, लेकिन क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया होता है, तो जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर है वो क्या बोलते हैं कि आपका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है ऐसे टॉप नॉच कॉलेज से, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए और अच्छा पैकेज दे, लेकिन उसको फोटोग्राफर बनना था, तो वो एक स्टेटमेंट बोलता है अब्बा नहीं मानेंगे। इट मींस कि मेरा जो एक्शन है बाय नो डाउट कि मेरे को ये करने का मन है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिविस्ट का एस्पेक्ट आप देखो, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे, जो एस्टैब्लिश सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो नहीं मानेंगे, मुझे यही करना है, करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मैक्रो या पॉजिटिविस्ट वाले हिसाब किताब हो गया इसमें। ठीक है, और ये लोग हमेशा सोशियोलॉजी एज अ साइंस मानेंगे। अब फंक्शनलिज्म पे आते हैं। इसमें मैंने बोला ना कि जैसे आप मैक्रो में जाओगे तो मैक्रो में आपको मिलेंगे फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, आपको 2 पढ़ने हैं। यानी फिर से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हो गया सोशियोलॉजिकल थियरीज, यहाँ पे आपने पढ़ा मैक्रो, यहाँ पे आपने पढ़ा माइक्रो, ये हो गया पॉजिटिविस्ट, ये हो गया नॉन पॉजिटिविस्ट। इसके अंदर फिर आपने पढ़ा फंक्शनलिस्ट, यहाँ पे फिर आपने पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट थियरी। माइक्रो में आपने 2 पढ़ा, एक होगा जो स्ट्रक्चर को और आइडेंटिफाई करते हैं, कहते हैं कि हाँ उसका इंपॉर्टेंस है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी नेगेट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में फिर आप जा करके जैसे जाओगे कॉन्फ्लिक्ट थियरी में, तो आपको 3 कैटेगरी पढ़नी थी कॉन्फ्लिक्ट में भी। एक हो जाएगा आपका मार्क्सिस्ट, एक हो गया फेमिनिस्ट, एक हमने राल्फ डेरेनड्रॉप के बारे में पढ़ा। अब माइक्रो में हम आ गए, तो माइक्रो में क्या है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हो गया फिनो और ये हो गया एथनो। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है,
हमने ये पढ़ा। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे फंक्शनलिस्ट, तो मैक्रो के बारे में समझ के, दे ट्रीट साइंस, दे ट्रीट करेक्शन, दे ट्रीट्स सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, अब फंक्शनलिस्ट क्या है? बेसिकली फंक्शनलिस्ट ये मानते हैं जो सोसाइटी है वो बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, एक एनालॉजी ले लो कि सोसाइटी जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब सोसाइटी जो है बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है और हर पार्ट का अपना एक इंडिविजुअल रोल है, एक इंडिपेंडेंट रोल है, और सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड है और हर पार्ट के पास अपना एक एलोकेटेड फंक्शन, उसको वो फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमारी बॉडी जो है उसमें हमारे पास हार्ट है, हार्ट का अपना एक अलग काम है, किडनी है उसका एक अलग काम है, लंग्स है उसके एक अलग काम है, हर एक बॉडी पार्ट और सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। और बाहर जब आप मुझे देखते हो तो आप मुझे एज अ मी परसीव करते हो कि हाँ ये सो एंड सो पर्सन सामने खड़ा है, लेकिन विद इन दिस बॉडी, दिस होल जो आप बाहर से एज अ सिंगल यूनिट देख रहे हो वो अंदर मल्टीपल यूनिट के इंटरकनेक्टेडनेस से बना हुआ है और हर पार्ट अपना एलोकेटेड फंक्शन को परफॉर्म कर रही है ओवर द टाइम। तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गए। तो ये फंक्शनलिस्ट लोग हो गए, वो बोले कि सोसाइटी जो है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिल करके बना हुआ है। जैसे पॉलिटिक्स हो गया एक पार्ट सोसाइटी का, एक हो गया इकोनॉमिक पार्ट हो जाएगा सोसाइटी का, इकोनॉमिक एजुकेशन जैसे मैं ले लूं, ठीक है, सोसाइटल पार्ट हो जाएगा सोसाइटी का, सोशल एस्पेक्ट्स हो जाएगा। तो ऐसे मैरिज हो गया, कास्ट हो गया, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे तरीके से अगर मैं बोलूं बहुत सारी चीजों से ऐसे मिलकर के सोसाइटी जो है हमारा बना हुआ है और हर पार्ट अपना अपना एलोकेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली बात है फंक्शनलिस्ट कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल पार्ट। ठीक है, अब इस फंक्शन से होगा क्या? इस फंक्शन से सोसाइटी में क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। अगर कहीं भी जैसे आप स्कूल जाते हो किसी भी स्कूल में, तो स्कूल को एक सिस्टम आप कहते हो, स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो सारे फंक्शंस को अगर मैं देखूं तो स्कूल को मैं बाहर से देख रहा हूँ एज अ स्कूल सिंगल आइडेंटिटी, मैं अंदर गया मैंने देखा इसके पार्ट्स क्या क्या है। तो एक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, एक इसके टीचिंग स्टाफ का पार्ट है, एक इसके फीस कलेक्शन का पार्ट होगा, एक करिकुलर एक्टिविटी कराने के लिए पार्ट होगा, ऐसे डिफरेंट तरीके के पार्ट्स हैं और ये सब पार्ट अपना अपना काम कर रहे हैं और उस काम के इंटरकनेक्टेडनेस से आपको बाहर एक स्कूल दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब क्या है कि आप वहां जाओ एजुकेशन लो। लेकिन सिर्फ वो उतना ही नहीं है, उसके अंदर और भी पार्ट है। तो फंक्शन पे अगर आप बात करोगे, उस एक पर्टिकुलर चीज के बहुत सारे फंक्शन को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच में आ जाएगा। तो वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल पार्ट के इंटरकनेक्टेडनेस से मिलकर बन गए। जैसे ह्यूमन एनालॉजी दे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, तो उससे मिलकर के एक बना और हर कोई अपना एलोकेटेड फंक्शन कर रहा है। और एलोकेटेड फंक्शन किस लिए कर रहा है? क्योंकि एक ऑर्डर बन जाए, उससे एक ऑर्डर, एक स्टैब्लिश सिस्टम बन जाए कि हाँ भाई ये चीजें सो एंड सो तरीके से प्रोसीड होती हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो थे, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, जैसे अगस्ट कॉम्टे हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, डर्कहाइम हो गए, टालकट पार्सन हो गए, आर के मर्टन हो गए, बेसिकली ये लोग जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट, सॉरी मैं साइंटिस्ट बोल दे रहा हूँ, थिंकर्स, ये जो थिंकर्स थे स्टार्टिंग में जो लोग थे, ये लोग बेसिकली साइंस मानने वाले लोग थे। तो ये लोग फंक्शनलिस्ट होंगे क्योंकि अर्ली जो लोग इनिशियली स्टैब्लिश कर रहे सोशियोलॉजी को, वो कॉज एंड इफेक्ट पे दिखाना चाह रहे हैं सोशियोलॉजी को, कि सोशियोलॉजी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे ही चल रहा है। और अगर सोशियोलॉजी कॉज एंड इफेक्ट पे चल रहा है तो हमें फंक्शन दिखाना पड़ेगा, हमें ऑर्डर दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए जो अर्ली थिंकर्स है, करेक्शन, अर्ली थिंकर्स जो हो गए, कॉम्ट, टालकट पार्सन, हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहाइम और आर के मर्टिन, ये सब बेसिकली फंक्शनलिस्ट हो गए। ठीक, अब जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है बेसिकली अगर वो देखा जाए तो वो इनका ही क्रिटिक है एक तरह से, इसके अंदर में इसका ही क्रिटिक है, वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉजिटिविज्म में हमने क्या देखा? दे कंसिडर सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ओनली स्टडी द ऑब्जर्व्ड रियलिटी एंड कंप्लीटली इग्नोर्स द वैल्यूज। मतलब कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सामने से रियलिटी दिख रही थी और उसके पीछे का एक वैल्यूज होता है। जैसे मैंने कोई भी एक चीज किया, कोई भी एक काम मैंने किया, तो एक बाहर से आपको परसीव्ड रियलिटी होगी और एक दूसरा चीज है जो हिडन है, एक विजिबल होगा एक हिडन होगा। विजिबल तो आपको वो दिखेगा जो मैंने वो काम किया, लेकिन मैंने वो काम क्यों किया, वो हिडन वाला पार्ट है, वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो मैक्रो लोग हैं वो लोग हिडन वाले पार्ट को काउंट नहीं करते, क्योंकि अगर वो एक हिडन पार्ट को पिक्चर में लेंगे तो फिर किसी एक चीज को करने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी और फिर वो कॉज एंड इफेक्ट पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो सीधे बाहर पे विजिबल रियलिटी पे बात करेंगे। जैसे साइंस में होता है कि जो विजिबल फैक्ट्स है ये सिर्फ उस चीज को पढ़ते हैं, वैल्यूज को नहीं पढ़ते। ठीक है, ठीक है, अब
Positivism is an ideology. Positivism is an ideology in sociology where the followers of this ideology opines that the sociology is a scientific discipline, and since it is a scientific discipline, it has to use the method of science, and at the same time should only study the factual realities, should not understand in the values behind this reality, जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब मोटे तौर पे रखना, पॉजिटिविज्म क्या करते हैं, ये वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, ओनली ऑफ द ऑब्जर्व रियलिटी। ठीक, functionalism is functionalism is the mother of sociology. Functionalism is an ideology which opines that society is made up of different parts, each part is connected with each other, change in one would lead to the change in other. अगर आप किसी एक में भी चेंज करोगे तो दूसरे में चेंजेस हो जाएगा, सच दैट चेंजेस होगा, और सो दैट कि ऑर्डर जो होगा सोसाइटी का वो इंटैक्ट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पुराने टाइम में भी आप चले जाओ तो आपको कास्ट सिस्टम दिखता था, और आज के टाइम में भी कास्ट सिस्टम है। इतने टाइम से कास्ट सिस्टम हमारे सोसाइटी में चेंज हो रहा है क्योंकि जब भी कोई एक चीज बदलती है तो बाकी पार्ट्स भी उस हिसाब से चेंज होते हैं कि वो जो चेंज है वो तरीके से गायब हो जाए और वो ऑर्डर जो हो वो इंटैक्ट। जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई फीवर हमको हो जाए, कोई फॉरेन चीजें अगर बॉडी में हमारे आ जाती हैं, बैक्टीरिया हो गए, पैथोजेंस हो गए, तो हमारी बॉडी जो है हार्ट वगैरह बाकी सारी चीजें इस हिसाब से उनके भी फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है, और वो चेंज इस तरीके से होता है कि वो जो पैथोजन है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, फिर बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल चीज में आ जाए। इसी तरीके से फंक्शनलिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस अगर आए सोसाइटी में तो बाकी सारे इंटरकनेक्टेड चीजें, अगर आपने किसी सोसाइटी में एजुकेशन का हैम्पर किया तो उसकी इकोनॉमिक्स चेंज होगी, उसकी पॉलिटिक्स चेंज होगी, और बाकी सारे एस्पेक्ट भी अपने आप को उस हिसाब से ऐसे चेंज करेंगे कि जो आप चेंज इंट्रोड्यूस करो वो एलिमिनेट हो जाए और जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट रहे। तो फंक्शनलिस्ट के हिसाब से सोसाइटी में ऑर्डर हमेशा बना रहेगा, वो फंडामेंट मतलब कि वो पूरी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब पोस्टुलेट क्या देते हैं कि एक तो पहली बात ऑर्गेनिक एनालॉजी देंगे। द टर्म ऑर्गेनिक एनालॉजी वाज कॉइन्ड बाय, ये जो ऑर्गेनिक एनालॉजी जो है वो किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ठीक, रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ द सोसाइटी विद ह्यूमन बॉडी, एज लाइक ह्यूमन बॉडी व्हिच मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, देयरफॉर सोसाइटी वुड आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने समझ लिया। फंक्शनलिज्म को हमेशा यही लगता है कि ऑर्डर जो होगा वो ऑलवेज सोसाइटी में प्रेजेंट होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक्सप्लेन द कॉज which functionalism highlights for existence of permanent order in the society। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इतना पढ़ाने के बाद कि highlight the cause, explain the cause which functionalism highlights for existence of the permanent, क्योंकि फंक्शनलिज्म तो ये मानते हैं कि सिस्टम में परमानेंट ऑर्डर होगा, लेकिन उसके पीछे का कॉज क्या है आपको वो एक्सप्लेन करना। तो पहली बात, अगर आप फंक्शनलिस्ट की थियरी को याद करो, फंक्शनलिस्ट कौन लोग थे, फंक्शनलिस्ट मैक्रो पॉजिटिविस्ट वाले लोग थे, और उनका क्या मानना था कि इसको एक तो पहली बात साइंस की तरह तौर पे पढ़ा जाना चाहिए, तो हम सीधे तौर पे ऑब्जर्व रियलिटी की बात करेंगे, हिडन वैल्यूज की बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि ऑर्गेनिक एनालॉजी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था कि ह्यूमन बॉडी की एनालॉजी दी थी और हर पार्ट अपना अपना फंक्शन अलग परफॉर्म करेगा, और कॉज क्या है कि अगर कोई भी चेंजेस आता है तो हर फंक्शन अपने हिसाब से चेंज करेगा, और क्योंकि इंटरकनेक्टेड है तो ऐसे चेंज करेंगे कि उस चेंज को एलिमिनेट कर देंगे सो दैट कि ऑर्डर जो होगा रिमेन इंटैक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम इस आंसर को भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये होगा फंक्शनल। तो फंक्शनलिज्म के बारे में आपने बताया, लेकिन कोई भी चीज को फंक्शन करने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए। जैसे अगर आपने बोला कि भाई कोई भी फंक्शनलिस्ट लोग क्या बोल रहे थे कि सोसाइटी डिफरेंट पार्ट के तौर पे फंक्शन कर रही है, लेकिन हर चीज को फंक्शन करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट चाहिए। जैसे हमारी बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, खाना है, हवा है, पानी है, इन सब चीजों से हमारा इन सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी काम कर पाती। तो वैसे ही पूछा जा रहा है, जब फंक्शनलिस्ट ने ये बोला कि भाई साहब हमारी सोसाइटी भी बहुत अलग अलग तरह के पार्ट के इंटरकनेक्टेडनेस से बनी और सब अपने अपने इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड रोल को परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई उस चीज को फंक्शन करने के लिए कुछ तो प्रीरिक्विजिट होगा, कुछ तो काम होगा जो चाहिए होगा पहले से कि सोसाइटी को, कि भाई अगर ये नहीं होगा तो सोसाइटी बनेगी नहीं, सोसाइटी काम नहीं कर पाएगी। तो अब वही है कि फंक्शनल प्रीरिक्विजिट पे आते हैं। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट में आप आ जाओ, तो इसमें आ जाएंगे सबसे पहले हम डेविस एंड मूर, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी सोसाइटी को फंक्शनल करने के लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो है फैमिली।
इन्होंने 250 से ज्यादा फैमिली पढ़ी थी, 250 से ज्यादा सोसाइटी पढ़ी थी, और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि भाई फैमिली, डेविस एंड मूर फैमिली, कहावत सुना है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। वही कॉन्सेप्ट कि भाई बाकी सब चीजें होती रहेंगी, जो अपने लोग हैं वो अपने ही हैं। तो डेविस एंड मूर्स ने जब सोसाइटी पढ़ी तो उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारी सोसाइटी में फैमिली जो है बहुत इंट्रिंसिक, बहुत कोर पार्ट है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए जो पहला रिक्वेस्ट होना चाहिए कि फैमिली, क्योंकि उसको मोटिवेशन कहां से मिलेगा नहीं तो बाकी चीज करने के लिए। कमाए, कहावत सुनते हैं हम लोग, मूवी देखते हैं कि कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, इतना सब कुछ स्ट्रगल ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम अपने परिवार को खुश रख सकें। ठीक, दूसरे आते हैं टालकट पार्सन। पार्सन कहते हैं अजाइल, ये फंक्शनल प्रीरिक्विजिट है किसी भी सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए। पहली बात, सोसाइटी को एजाइल का मतलब क्या है, सोसाइटी को पहले अडेप्ट करना पड़ेगा, फिर गोल अटेन करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट होना पड़ेगा, और लेटेंसी। अब इसका मतलब समझते हैं। टालकट पार्सन ने बोला कि ठीक है, फैमिली वैमिली ये तो बड़ी अलग बात हो गई, आप आइए अजाइल के कॉन्सेप्ट पे। अजाइल क्या कहता है, इसे अडेप्ट करना। पार्सन बोलते हैं अगर समय के साथ कोई भी चीज अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रही तो वो पेरिश हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर बेस्ट एग्जांपल इस वर्ड से मेरे को आता है, नोकिया और एंड्रॉइड का जब कंपटीशन हुआ था, विंडोज और नोकिया, उस टाइम पे आपको याद होगा 2013-14 के आसपास में नोकिया जो विंडोज था वो मार्केट, अच्छा खासा मार्केट उसने अपने आप उसने कैप्चर किया था। और उसके बाद ओवर द टाइम उसने अपने टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजों को समझा नहीं, वो अपने सेम चीज पे पैटर्न पे चलता रहा, और उसके बाद धीरे धीरे वो मार्केट से ही पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया, उसने चेंज अडेप्ट नहीं किया। दूसरा, गोल अटेनमेंट। हर सोसाइटी अपने लिए गोल को निर्धारित करती है कि मुझे इस गोल को इतने टाइम में अचीव कर लेना है। अगर गोल होगा, बेसिकली आप देखो तो ये कहीं ना कहीं चीज एक आपको पर्पस नहीं दे रही है, गोल अटेन करना। अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आप एक ऑर्डर में चलोगे, एक टारगेटेड चीज को फॉलो करोगे, आप रैंडम कुछ भी करोगे, अल्टीमेटली फिर आप पूरी तरीके से परेश हो जाओगे। तो गोल अटेनमेंट, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, हमें इतने मार्क्स में, जैसे कि अगर मैं बोलूं अभी आज के टाइम पे भाई एक एग्जाम आना, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं लेट्स से 45 डेज की बात कर रहा हूं, 45 दिन बाद प्रीलिम्स है। तो यूपीएससी के सोसाइटी में, जो यूपीएससी के अगर मैं यूपीएससी को एक सोसाइटी मान लो, तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको इंडिविजुअल्स का एक समूह मान लो, तो यूपीएससी में एस्टैब्लिश नॉर्म क्या है कि भाई 45 डेज पहले प्रीलिम्स के आपको 100 चीजें पढ़नी चाहिए, 100 चीजें करनी चाहिए, इस तरह से करनी चाहिए, और एक ऑर्डर बना हुआ है, उस ऑर्डर में चीजें चल रही हैं। लेकिन अब 45 डेज बचा हुआ है मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो मैं रैंडमली कुछ भी करना स्टार्ट करो, अरे ठीक है यार पढ़ रहा हूँ, कभी ये पढ़ रहा हूँ, कभी वो पढ़ रहा हूँ, तो मैं ओवर द टाइम आप देखोगे तो मैं ऑर्डर जो है सोसाइटी में उससे, यानी कि प्रोसेस से मैं डिविएट हो रहा हूँ, डिविएट होते होते फिर नो लॉन्गर आई विल बी पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, उसके बाद फिर मैं ऑटोमेटिकली उस रेस से बाहर हो जाऊंगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मेरे पास गोल है कि नहीं यार अगले 10 दिन में मैं इकोनॉमिक कर लेता हूँ, अगले 10 दिन में मैं पॉलिटिक्स कर लेता हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उस ऑर्डर को, उस फ्लो को फॉलो कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं उस सोसाइटी में इंटैक्ट रहूंगा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब हमें पता है, ब्रदरहुड कहने का मतलब, इसमें इंटीग्रेशन का मतलब है ब्रदरहुड अमंग्स ऑल ऑफ अस। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कोई भी सोसाइटी तो इंडिविजुअल से नहीं बनती है, ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग अलग अलग हो गए, ब्रदरहुड है ही नहीं, इंटीग्रेट ही नहीं, तो फिर सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेटेंसी, लेटेंसी मतलब कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग द सेम इथोस, मतलब सेम इथोस का मतलब ये हो गया कि जो आपकी सोसाइटी अभी, जैसे कि कास्ट सिस्टम पुराने टाइम से लेकर अभी टाइम तक इंटैक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कास्ट की ये नॉलेज ओवर द जनरेशन ऑन जनरेशन रिप्रोड्यूस की गई होगी, पास ऑन की गई होगी, तभी तो हमें पता चल रहा है। तो वो जो भी वैल्यूज हैं आपके सोसाइटी को, उसको कंटिन्यूअसली आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट है टालकट पार्सन के हिसाब से। और एक आते हैं लेवी। लेवी क्या कहते हैं, लेवी ये कहते हैं कि भाई मुझे ये तो नहीं पता कि सोसाइटी को काम करने के लिए क्या क्या फंक्शनल प्रीरिक्विजिट होंगे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि क्या होगा तो सोसाइटी गायब हो जाएगी पूरी तरीके से। और इन्होंने बहुत सिंपल बोला, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब अगर सब कोई लड़ने ही लग जाएगा एक दूसरे से, हर इंसान एक दूसरे से लड़ने ही लग जाएगा, तो सोसाइटी तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, सोसाइटी फिर तुरंत कोलैप्स कर जाएगी, और कोलैप्स करते ही सब खत्म। तो अब देखिए, फिर से मैं समराइज कर रहा हूं, आंख बंद करो और 2 मिनट विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, 5 मिनट में 5 मिनट में समराइज करता हूं। तो सर हमने 5 मिनट में क्या देखा? 5 मिनट में हमने देखा पहले सोसाइटी, सोशियोलॉजी,
सब्जेक्ट में हम आए, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जैसे ही हम आए तो हमने सोशियोलॉजी की पहले डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी का सिलेबस देखा। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक था सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के 3 पार्ट थे, इमरजेंस, मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंजेस इन यूरोप व्हिच लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, पहला। दूसरा क्या है, स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी एंड इट्स कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेस, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या था आपका, तीसरा आप बताओ कि तीसरा क्या था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था सोशियोलॉजी एंड द कॉमन सेंस के बीच का डिफरेंस। ये हमने सिलेबस के पार्ट देखे, ठीक। अब उसके बाद हमने पीवाईक्यूज देखे हैं। पीवाईक्यूज में हमने देखे कि जो लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू थे वो कैसे कैसे सेग्रीगेट किए। अब हम आते हैं सोशियोलॉजिकल थियरीज पे। सोशियोलॉजिकल थियरीज को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा, मैक्रो में तोड़ा, माइक्रो में तोड़ा। मैक्रो वालों को क्या बोला, पॉजिटिविस्ट, उनको क्या बोला, नॉन पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट वाले जो हैं उनके अंदर में क्या होगा कि ये इनिशियली स्टैब्लिश करने वाले लोग होंगे जो जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन स्टैब्लिश किया होगा। अगस्ट कॉम्टे, टालकट पार्सन, हर्बर्ट स्पेंसर, आर.के. मर्टन, ये जितने लोग हैं ये सब कैसे होंगे, पॉजिटिविस्ट होंगे। पॉजिटिविस्ट हैं इसका मतलब कैसे है कि ये लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होंगे जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को स्टैब्लिश करने की बात करेंगे। ये सोसाइटी में इंडिविजुअल की वैल्यू को नहीं मानेंगे, ये स्ट्रक्चरल वैल्यू को मानेंगे, क्योंकि ये मानेंगे स्ट्रक्चरल जो है वो इंसान को डिटरमाइन कर सकता है उसकी वैल्यू को। माइक्रो वाले क्या है, वो इंडिविजुअल को वैल्यू देते हैं। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी पूरी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी एग्जिस्ट करती है। ये पूरी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे चलते हैं। ये फर्दर 2 पार्ट में टूटेंगे, एक फंक्शनलिस्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले फिर 3 पार्ट में टूटेंगे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में एक होगा मार्क्सिस्ट, एक होगी फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट में आ जाएंगे लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट। उधर आ जाएंगे, एक राल्फ डेरेनड्रॉफ है, उधर आप आ जाइए, माइक्रो वाले सीन में आ जाइए आप। माइक्रो में 2 लोग हैं, एक जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते, दूसरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करते। वो कौन है, फिनो है और एथनो है। अब फंक्शनलिस्ट वाले पे मैं चलता हूं। तो फंक्शनलिस्ट वाले कैसे हैं, बेसिकली वो क्या बोलते हैं, एनालॉजी टू द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस विद इंटरकनेक्टेडनेस, एक आपस में इंटरकनेक्टेड और अपने अपने एलोकेटेड फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शनलिस्ट क्या बताते हैं, क्या परमानेंट है समाज में, ऑर्डर परमानेंट रहेगा, क्योंकि हर चीज अपने अपने एलोकेटेड रोल को परफॉर्म कर रहा है और किसी एक चीज में अगर आप चेंज करोगे तो दूसरी चीज में चेंजेस होगी और सारी चेंजेस ऐसे कनेक्ट होगी कि वो अल्टीमेटली चेंज को एलिमिनेट कर देगी। इतना क्लियर हो गया आपको। तो इनके लिए ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर फंक्शन कर रही है और उसके लिए ऑर्डर इंटैक्ट है तो उसके लिए कुछ फंक्शनल प्रीरिक्विजिट भी होंगे। तो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट देने के लिए 3 लोग आते हैं सामने। पहले जो लोग आते हैं, जो फर्स्ट लोग आते हैं, उन्होंने बोला डेविस एंड मूर, उन्होंने बोला किसी भी समाज में बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। कौन, डेविस एंड मूर्स ने बोला फैमिली इज द फंक्शनल प्रीरिक्विजिट। फिर टालकट पार्सन आते बोलते ये सब नहीं चलता भैया, अजाइल चलेगा। अजाइल मतलब अडैप्ट। अगर आपको कोई भी सोसाइटी फंक्शनल या ऑर्डर परमानेंट रहना है तो उसको कंटिन्यूअसली टाइम के साथ अडैप्ट करता रहना पड़ेगा। दूसरा जी मतलब हो गया गोल अटेनमेंट, उसको हमेशा अपने गोल को अटेन करना पड़ेगा। तीसरा इंटीग्रेशन, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी फैलती रहनी चाहिए। और चौथा लेटेंसी, कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन ऑफ द इथोस, जो भी सोसाइटी के नॉर्म से वो करे और प्रोड्यूस होते रहे। और लीवी आए और उन्होंने बोला क्या होता है ये तो नहीं बता पाऊंगा भैया, लेकिन क्या होगा तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हर कोई एक दूसरे से लड़ेगा तो सोसाइटी पेरिश कर जाएगी। तो ये पॉइंट्स थे, इतना अभी हमने समराइज किया। तो ठीक है, अब आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहां तक हमने समराइज कर दिया सब कुछ। अब हम आते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट। स्टडीज ओनली फंक्शनल एस्पेक्ट, एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज फंक्शनल फॉर द एंटायर सोसाइटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। फंक्शनलिस्ट को आपने समझ लिया, आप कॉन्फ्लिक्ट स्कूल पे आप आ जाओ। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल पे अगर आप आओगे तो मैं बताता हूं, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ओपाइंस दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज परमानेंट। ये बोलते भैया ये जो ऑर्डर वाली आप बातें बता रहे हो ना, ये सब झूठी हैं। ऑर्डर कुछ नहीं होता है। ऑर्डर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग, जो सोसाइटी के जो डोमिनेंट लोग होते हैं, ऑर्डर उनका होता है सिर्फ, और वही ऑर्डर को स्टैब्लिश करके रखते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जैसे जो चीज है वो दिखती तो है कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन है, लेकिन वो ऑर्डर जो होते हैं वो जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो बना रहे हैं। तो परमानेंट क्या है कॉन्फ्लिक्ट वालों के हिसाब से? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हमेशा परमानेंट है। कोई ना कोई चीज में कॉन्फ्लिक्ट जो है परमानेंट है सोसाइटी में। जैसे आप देखोगे हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कोई भी चीज को प्रोग्रेस करने के लिए, आपने सुना होगा कि जब कोई भी चीज को प्रोग्रेस करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे आइडियोलॉजी क्लैशेस जब होते हैं तो बहुत मैच्योर कंक्लूजन्स आते हैं। अगर कोई दूसरा काउंटर करने वाला, जैसे बोलते हैं ना डिबेट करो, डिस्कशन करो, इसका मतलब क्या है
कि जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइडियोलॉजी आपस में क्लैश करेंगे, उनसे एक मैच्योर आइडियोलॉजिकल निकलेगा, मैच्योर आइडियोलॉजी होगा जो बहुत सारे एस्पेक्ट पे खड़ा होगा, क्योंकि वो हर पॉइंट पे टेस्टेड होगा। अगर कोई एक ही आदमी हो, एक ही आइडियोलॉजी अगर उस पर चले, वो रिलायबल नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि सारे तरह से इनपुट ले लो, सारी चीजों से इनपुट ले लो और उसके बाद फिर अपना सोचो, हर एस्पेक्ट को कंसिडर करके बनाना, वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो इनके हिसाब से वो तो खैर थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया, बट कॉन्फ्लिक्ट वाले ये कहते थे कि सोसाइटी में ऑर्डर जो है वो दिखावे की चीज है। वो जितने स्ट्रांग लोग हैं, जैसे कास्ट, तो जो स्ट्रांग लोग हैं उन्होंने कास्ट के ऑर्डर को बना करके रखा ओवर द टाइम, तो वो दिख तो रहा है कि ये ऑर्डर परमानेंटली चला आ रहा है, लेकिन ये दिखावा है, ये सिर्फ स्ट्रांग सोसाइटी के जो टॉप नॉच लोग हैं उन लोगों ने बना के रखा है। एक्चुअली में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा परमानेंट है, ठीक है। तो अब ये पोस्टुलेट्स क्या है इनके, इनके पोस्टुलेट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो परमानेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो क्या होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। और कंसेंसस इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कंसेंसस जो है, अब डोमिनेंट सोसाइटी वाले लोग अपनी बात मनवाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास भाई समाज में पावर है, रुतबा है, तो मैं 10 लोग को पैसे देकर के अपनी तरफ वोट कर सकता हूं, सब जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम में होता है। आप देखो पंचायती इलेक्शंस में या फिर इधर उधर में ऐसी चीजें होती है कि जो कंसेंसस है इस चीज में कि भाई ऑर्डर परमानेंट है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए मैं लोगों को कुछ बेनिफिट्स दे करके वो कंसेंसस क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। तो कंसेंसस आर्टिफिशियल होते हैं, इसमें वो क्रिएट हो जाते हैं। कौन क्रिएट करेगा, जो स्ट्रॉन्ग लोग होंगे सोसाइटी के। बहुत बढ़िया। डोमिनेशन ऑफ द डोमिनेंट क्लास एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, ठीक है। अब ये बात हो गई कॉन्फ्लिक्ट वालों, तो ये बात बता दिया, लेकिन अब इसमें बात आएगा कि ठीक है भैया, आपने कहा कि डोमिनेंट लोग का ही पूरा समाज चल रहा है, डोमिनेंट लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं, कंसेंसस भी जो है वो आर्टिफिशियल है, तो आप मेरे को ये बता दो डोमिनेंट कौन है, कौन होगा वो इंसान जो डोमिनेट करेगा सोसाइटी को। तो चलिए अब बात करते हैं कि डोमिनेट कौन करेगा। तो सबसे पहले हम बना देंगे एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को दो पार्ट में तोड़ दो, नीचे वाले पार्ट को नाम दे दो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर वाले पार्ट को नाम दे दो सुपरास्ट्रक्चर, ठीक है। सुपरास्ट्रक्चर दे दिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को नाम दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, और सुपरास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, जो आपका रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये ऊपर आ जाएंगी। और इकोनॉमी जो हो गया, जो पैसे से रिलेटेड मूलभूत चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगी, कल्चर, फैमिली, रिलीजन, मैरिज, ये सब सुपरास्ट्रक्चर में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे से लेने वाली सीधे बातचीत करो। तो अब मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है, मार्क्सिस्ट अप्रोच के हिसाब से कोई भी सोसाइटी दो पार्ट में टूटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा वही अल्टीमेटली सुपरास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। Those who control infrastructure, they control the entire society because according to Marx, suprastructure is dependent on the infrastructure। यहां से आप देखो ये जो सुपरास्ट्रक्चर बना हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे बना हुआ है सुपरास्ट्रक्चर, इस बात को दो मिनट में, एक मिनट में समझते हैं कि कैसे बना हुआ। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि पहले कोई भी सोसाइटी को एस्टैब्लिश करो तो मैंने पहले क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लेट्स से मैं बना देता हूं, मैंने स्कूल बना दिया, मैंने हॉस्पिटल बना दिया, मैंने सोसाइटी बना दी, मैंने कॉमन पब्लिक गुड्स बना दिए, बहुत सारी चीजें बना दी। अब लेट्स से कि मैं ही वो इंसान हूं जो ये सारी चीजें बना रहा हूं, ठीक है। तो अब सोसाइटी में बहुत सारे लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। अब इन्हीं चीजों को यूज करके क्या होगा, धीरे धीरे और इंस्टीट्यूशन ग्रो करेंगे, मैरिज ग्रो करेगा, ठीक है, और भी सारी चीजें धीरे धीरे ओवर द टाइम ग्रो करना स्टार्ट होंगी। लेकिन जब वो ग्रो करेंगी तो वो टिकेंगे किस पे, मतलब ये सारी चीजें होने के लिए फैसिलिटेट कौन करा रहा है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओगे तब तो आप ये इंस्टीट्यूशन बना भी पाओगे ना। आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो फिर आपका सोसाइटी तो उस लेवल पे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अगर आपके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल नहीं है तो आप एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे बनाओगे। एजुकेशन तो आपका सुपरास्ट्रक्चर का पार्ट है ना, लेकिन उसको पिक्चर में लाने के लिए आपको पहले स्कूल तो फिजिकली बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कहीं से डोनेशन तो लेना पड़ेगा। डोनेशन लेते ही जो चैरिटेबल लोग हैं जिन्होंने डोनेशन दिया, स्कूल के आगे उनका नाम लिख जाता है, सो एंड सो मठ या ये इनके चैरिटेबल, तो वो लोग कंट्रोल करेंगे। तो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर है वो सुपरास्ट्रक्चर यानी बाकी अदर डायमेंशंस को कंट्रोल करेंगे। तो ये वाली बात है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच कहते हैं। और मार्क्स तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स पे ही घूम करके आती चीजों को लेकर के आते हैं वो, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। फिर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, फिर इसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा, इसको कॉन्फ्लिक्ट में हमने 3 पढ़े थे ना, एक मार्क्सिस्ट पढ़ा था,
और क्या पढ़ा था, एक फेमिनिस्ट पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने राल्फ डैरेनड्रॉफ। तो अब मार्क्सिस्ट में तो ये हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट में मार्क्सिस्ट ये बता रहे हैं कि भाई जो डोमिनेंट सेक्शन है वो कौन है, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले ये कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर मार्क्सिस्ट अप्रोच कहता है भाई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा वो ऑटोमेटिकली सुपरास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो डोमिनेंट सेक्शन के लोग हैं। ठीक है, राल्फ डैरेनड्रॉफ कहते हैं कि भैया ये सब जो है बात सही नहीं है, कि सिर्फ पैसा कंट्रोल करने वाला जो होगा वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा वो एक्चुअली में सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। राल्फ डैरेनड्रॉफ का हिसाब किताब ये था। राल्फ डैरेनड्रॉफ के हिसाब से इनके हिसाब से पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाला होगा वो होगा डोमिनेंट सेक्शन। ठीक है, Ralph Dahrendorf opines that the Marxian theory can be perfectly explained in 19th century capitalism, but the Marxian theory cannot explain 20th century capitalism। उनका कहने का मतलब है 19th century के कैपिटलिज्म के लिए मार्क्सिस्ट की थ्योरी बहुत सही थी, ठीक है, लेकिन 20th century में जो कैपिटलिज्म है उसको मार्क्स नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मार्क्स ने कहा भाई बता दो जरा कि क्या गलती हो गई हमसे कि जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब राल्फ डैरेनड्रॉफ कहते हैं कि भाई 19th सेंचुरी तक आपका क्या था, एक डोमिनेंट सेक्शन में क्या हो गया, आपका ओनर था और एक आपका हो गया वर्कर क्लास था, ठीक। लेकिन 20th सेंचुरी में आप देखो क्या ओनर एक ही रहेगा क्या? ओनर आज के टाइम पे एक कंपनी के अगर आप ओनर देखो तो भाई एक कंपनी का एक ओनर नहीं है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डिंग के लोग बैठे हुए हैं। ओनर अब एक नहीं रह गया। उसी तरह वर्कर क्लास भी अब एक नहीं रह गया, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, हर तरह के लेवल पे टूटा हुआ है। एग्जीक्यूटिव क्लास, वर्कर क्लास का अलग सेक्शन है, नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर क्लास का सेक्शन अलग है, अटेंडेंस लोग का सेक्शन अलग है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात बता रहा हूं तो ऐसे करके सेक्शन अलग अलग है। तो अब हर लेवल पे चीजें बटने लग गई ना, तो इसलिए जब ओनर्स यूनिफाइड नहीं रह गए, वर्कर्स यूनिफाइड नहीं रह गए, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे इन दोनों में रहेगा? अलग अलग लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, किसी एक लेवल पे तो चल नहीं रहा है। तो डोमिनेंट सेक्शन वही होगा ना जो एक यूनिफाइड चीजें होंगी, वर्कर्स भी बढ़ गए आपस में और ओनर्स भी बढ़ गए आपस में, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो फिर कौन रह गया? पॉलिटिक्स वाले लोग रह गए। जो पॉलिटिक्स जिसके हाथ में वो चाहे तो इनको अपने हिसाब से नचा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से 20th सेंचुरी में इनकी, अब ये कहते हैं राल्फ डैरेनड्रॉफ की भाई अगर पूछा ही जाए तो बताओ डोमिनेंट सेक्शन कौन है। अगर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है, डेवलपिंग कंट्री, कोई कंट्री डेवलप कर रही है तो इसका मतलब उसमें आप देखो तो इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी वेटेज थोड़ी ज्यादा बन जाती है वहां पे, क्योंकि अगर कंट्री आपकी डेवलप करी तो उसमें थोड़ा पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। जैसे अभी आप, जैसे मैं बोलूं कि अभी आपके लिए लेट्स से मैं टारगेट रखता हूं 10 करोड़ रुपए, अभी जब तक आप 10 करोड़ रुपए तक पहुंच नहीं रहे हो तब तक आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, जहां से आपको पैसा मिलेगा आप उधर की तरफ भाग जाओगे। लेकिन जैसे 10 करोड़ कमा लिए, एक मैंने इमेजिनरी लाइन ले ली, 10 करोड़ के बाद आपको पैसे कमाने की भूख नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तब आप लाइफ में पैसे के अलावा बाकी एस्पेक्ट पे जाओगे। सेम कॉन्सेप्ट गोज हियर। डेवलपिंग कंट्री में पैसा ही सब कुछ है, तो जब पैसा ही सब कुछ है तो डोमिनेंट सेक्शन के लोग कौन होंगे? पैसे वाले लोग होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाले लोग होंगे। लेकिन जब डेवलप्ड हो गया, जब आपके लिए पैसे की भूख खत्म होगी, तो फिर कौन डेवलप करेगा? पॉलिटिक्स सेक्शन वाले लोग डेवलप करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर वाले लोग डेवलप करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर वाले लोग कंट्रोल करेंगे बाकी सारी चीजों को। समझ में आया? तो पॉलिटिक्स वाले लोग, तो डेवलप इकोनॉमी में बेसिकली अगर मैं बोलूं कि डेवलप्ड इकोनॉमी में पॉलिटिक्स वाले लोग जो होंगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन पर डोमिनेंट क्लास के लोग होंगे, और डेवलपिंग कंट्री में इकोनॉमिक्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग होंगे ज्यादा, ठीक। ये बात हो गई कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। अब आ जाते हैं फेमिनिज्म में। फेमिनिज्म में क्या है भाई? फेमिनिज्म में आ जाते हैं सबसे पहले। फेमिनिज्म थियरी क्या बोलती है? फेमिनिज्म में भी पहले तो कैटेगरी है, लिबरल है, सोशलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, रेडिकल है, पोस्ट मॉडर्न है। फेमिनिज्म में मैंने कैटेगरी बताई थी ना, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, पोस्ट मॉडर्न। ये बेसिकली क्या है ना, आपको मैं अगर बताऊं फेमिनिज्म का मतलब क्या है, पहले आप मुझे ये बताओ कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है। आप बोलोगे फेमिनिज्म का मतलब यार इन जनरल हम जो डे टू डे लाइफ में बात सुनते हैं और यूज करते हैं फेमिनिज्म का जो बेसिक मतलब हम यही समझते हैं यार कि कहीं ना कहीं समवॉट इट इज इक्वेटेड विद द वुमेन इक्वालिटी इनटू द सोसाइटी, कि भाई जो भी इंसान अगर वुमेन इक्वालिटी के लिए स्टैंड ले रहा है कि भाई हाँ वुमेन्स को भी ये करने की फ्रीडम होनी चाहिए, वी यूज्ड टू कॉल देम फेमिनिस्ट, या हम लोग उसको फेमिनिस्ट बोल देते हैं यार। तो फेमिनिज्म का बेसिक मतलब ये हो गया कि सर कहीं ना कहीं वुमेन इक्वालिटी की बात होगी तो हम उसको फेमिनिस्ट बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, यही है बस। अब ये इसका मतलब ये वुमेन और मेल और फीमेल की इनइक्वालिटी के बीच की बात कर रहा है फेमिनिज्म, बात सही है। अब इस इनइक्वालिटी के जितने अलग अलग तरह के कॉज होंगे, उन एक एक कॉज पे एक एक आइडियोलॉजी है,
समझ रहे हो कि रीजन ऑफ इनइक्वालिटी प्रेजेंट बिटवीन द मेल एंड फीमेल, उस एक चीज को मानने के लिए उसके बहुत अलग अलग रीजन हो सकते हैं, उसी एक रीजन पे अलग अलग आइडियोलॉजीज है। तो अभी हम उन्हीं को देखते हैं, जैसे सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, इन दोनों को। अब मार्क्सिस्ट से क्या समझ में आ रहा है भैया आपको, मैं यहां पे एक सर्कल बना देता हूं और इसमें लिख देता हूं इनइक्वालिटी। मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वालिटीज है, उसकी रीजन। तो पहले मैं बोलता हूं मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट मतलब क्या होगा, इकोनॉमी, कि दोनों के बीच में रिलेटेड, यानी कि दोनों के बीच में इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं रीजन है। तो अब कैसे ये रीजन है उसको समझते हैं जरा। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पहले के टाइम में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से पहले क्या था कि वुमेन, मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह घर में रहते थे, एक साथ रहते थे, और जितने भी प्रोडक्शन का काम होता था वो सारा का सारा घर से ही होता था। जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन घर में ही होता था। कुछ भी आप बना रहे हो, छोटी मोटी चीजें बना रहे हो, तो मेल और फीमेल दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी साथ में पार्टिसिपेट कर रहे और घर की भी एक्टिविटी में साथ में पार्टिसिपेट कर। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आता है, पुटिंग आउट सिस्टम आता है। पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब है कि फैक्ट्री वैक्ट्री बनने का कॉन्सेप्ट हो गया, एक जगह पे फैक्ट्री बना दी गई और उस फैक्ट्री में जाकर के प्रोडक्शन का काम हो रहा है। अब वो चीज घर से शिफ्ट होकर के फैक्ट्री में हो गई, तो सारे जो ह्यूमन मेल थे वो मेल वहां जाने लग गए क्योंकि दे आर फिजिकली स्ट्रांग और वो इतना सब कुछ सह सकते थे। तो वुमेन घर में छूट गई, घर में रहने के लिए बोल दिया और बोल दिया कि भाई आप घर का काम देखो। मेल चला गया पैसा कमाने। अब वो पैसा कमा करके ला रहा है, तो वुमेन जो है पैसे के लिए किस पे डिपेंडेंट है, मेल के ऊपर। अब मेल के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब उसकी जो खुद की ऑटोनॉमी वो धीरे धीरे कम हो गई, वो घर के ही काम करते रहेगी, वो घर में कन्फाइंड हो गई और वो बाहर कन्फाइंड हो गया। तो ये जो डिफरेंसेस आया जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, यही है, इसी का नाम है, ये मानते हैं सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट, करेक्शन, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, वो इस बात को मानते हैं, ये रीजन है। ठीक है, और इसकी वजह से, इसी की वजह से फिर आगे चल करके पैट्रियार्की आती है और उससे इनइक्वालिटी आ जाती है। तो इसका मतलब इनका मानना है कि भैया कैपिटलिज्म, मार्क्सिस्ट हमेशा कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो कैपिटलिज्म लीड्स टू पैट्रियार्की और लीड्स टू इनइक्वालिटी। ये सीधा साधा हिसाब किताब है इनका, सोशलिस्ट वालों का। ठीक है, और सोशलिस्ट वालों का ये मानना है भैया कि जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट वाले ये कहते हैं कि भाई कैपिटलिज्म जो है मोड, उसमें थोड़ा सा कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लेकिन मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट वाले वो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से कम्युनिज्म में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें सॉल्व होंगी। तो सोशलिस्ट वाले और मार्क्सिस्ट वालों का जब रीजन सेम था कि इनक्वालिटी इस वजह से है, लेकिन दोनों के रेमेडीज अलग अलग थे। इनका था कि कैपिटलिज्म पॉलिसी में चेंज करिए तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन इनका था मार्क्सिस्ट का कि कैपिटलिज्म पूरा कम्युनिज्म पे ही जाओ आप, तभी जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन अब वही बात है कि क्या जेंडर इक्वालिटी इसका, इनइक्वालिटी इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले सब कुछ परफेक्टली इक्वल था, जेंडर इनइक्वालिटी थी नहीं? तो ये अगर देखा जाए तो ये गलत हो जाती है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी तो बहुत पहले से समाज में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, therefore the Marxist and the socialist feminism is talking about gender equality, but their explanation is having biasness of the ideology attached with it. उन्होंने ये बोल दिया कि इसी की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में आई है, देयर इज समथिंग बायसनेस ऑफ द आइडियोलॉजी, क्योंकि उसके पहले भी जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। ठीक, अब रेडिकल फेमिनिस्ट क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट, उनका मानना यह है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसका रीजन मेन क्या है, बायोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव दैट द वुमेन्स हैव बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेन, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन को आगे बढ़ने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, और वो रिप्रोडक्शन सिर्फ फीमेल कर सकती है, मैन के पास वो पावर नहीं है। द वेरी बायोलॉजी ऑफ द वुमेन हैज मेड द डिपेंडेंट ऑफ मेन टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनका ये कहना था। रेडिकल वाले से सोचो कि आप एक्सट्रीम की बात हो रही है, रेडिकल वाले एकदम एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं। रेडिकल वाले सीधा ये कह रहे हैं भैया कि बायोलॉजिकल फीचर्स है, क्योंकि वुमेन्स के पास बच्चे रखने का वो है, तो भाई हम ज्यादा पावरफुल हैं मेन से, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, और रिप्रोडक्शन सिर्फ फीमेल कर सकते, मेन नहीं कर सकते। और आईवीएफ टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम रिप्रोडक्शन आउटसाइड आवर बॉडी भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें मेन की भी जरूरत नहीं है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमें मेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो रेडिकल है, तो बेसिकली वो एक की सुप्रीमेसी की बात करेंगी ओवर द अदर।
ठीक है। और वो पैट्रियार्की से गाइनोसेंट्रिसिज्म की बात करती है। गाइनोसेंट्रिसिज्म मतलब वो कि वेयर द वुमेन डोमिनेट्स ओवर अ मैन, मैन आर सबऑर्डिनेटेड टू द वुमेन। और शुलामित फायरस्टोन, शुलामित, एक शुलामित इनका नाम याद रख लीजिए आप, शुलामित फायरस्टोन है। इन्होंने ये कहा था कि स्लीपिंग विथ मेन इज लाइक स्लीपिंग विथ योर एनिमी। और ब्राउन मिलर थे, उन्होंने बोला था कि लेस्बियन कैन बी ट्रू फेमिनिस्ट। बस ये दो वर्ड याद रखने हैं आप, मतलब स्टेटमेंट याद रखने हैं। मैन के साथ कोई भी वुमेन सो रही है तो वो अपने एनिमी के साथ में, मैन एनिमी के साथ, ये वाला रिलेशन है इनका। और ब्राउन मिलर कहते हैं कि जो लेस्बियन है वही ट्रू फेमिनिस्ट, ठीक है, क्योंकि उनको आदमी की जरूरत नहीं है ना रेडिकल फेमिनिस्ट के हिसाब से, इसलिए। ठीक है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट में आते हैं। The cause of gender inequality is language। इनका पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट का ये कहना है कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी का कॉज ये सब चीजें नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी का कॉज ये है कि हम अपने लैंग्वेज में, अपने कल्चर में जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो डेरोगेटरी टू वुमेन है, या फिर वो वुमेन के हिसाब से सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो गाली देते हैं अपने वर्ड में, बोलचाल में, वो माँ की, बहन की, यानी बेसिकली आप देखो तो यूजुअली आपको भाई की और फादर से रिलेटेड गालियां उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी गालियां आपको माँ बहन से रिलेटेड मिल जाती है। एक जनरल टर्म के बात आप देखो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको बहुत इंफीरियर दिखाई गई, जो भी गाली गलौज उनके नाम पे। कल्चर में भी आप देखो तो ये बोला जाता है कि यार वुमेन्स तो रोती ही रहती हैं। तो एक चीज एसोसिएट, एक स्टीरियोटाइपिंग कर दिया गया ना उस चीज को, और वो स्टीरियोटाइपिंग करने के बाद ही आप अगर देखो तो ये चीजें जब ओवर द टाइम प्रैक्टिस होती है तो वुमेन्स को इंफीरियर फील कराया जाता है। तो ये लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी है वो कौन बात करता है? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म बात करती है उसके बारे में। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स इतने हैं इसमें, जहां तक आपको इस बात के बारे में ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं बोलूं, अब माइक्रो अप्रोच के बारे में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो माइक्रो अप्रोच के बारे में थोड़ा समझते हैं कि माइक्रो, अब ये हो गया बेसिकली, इसमें आपको जितना पढ़ना था ये हमने डिस्कस कर लिया। अब माइक्रो अप्रोच में एक है वो जो लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो स्ट्रक्चर को नहीं मानते हैं। तो जो स्ट्रक्चर को मानते हैं उनका, उसमें मैक्स वेबर प्रोमिनेंट एग्जांपल है, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन, आप इस बात को मैं आपको ऐसे लिख के समझा देता हूं कि अब मैं आ गया हूं माइक्रो के अंदर, और माइक्रो के अंदर में आपने देखा होगा कि हमने दो चीजों को पढ़ा था। एक वो लोग थे जो स्ट्रक्चर के साथ में इंडिविजुअल को भी मानते थे, और एक जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही मानते थे, वो स्ट्रक्चर को नहीं मानते थे। तो अब मैं इसमें एक बात बता रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर वाले हैं इसमें मैक्स वेबर जो है वो पॉपुलर है, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है सोशल एक्शन, जिसमें इन्होंने क्या बताया सोशल एक्शन में, कि सोशल एक्शन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। यानी कि सोशल एक्शन लिख रहा हूं, एक होता है मीनिंग और एक होता है मोटिवेशन। ठीक है, और ये जो होता है वो इन दोनों से कंप्राइज होकर के कोई भी इंसान, सोशल एक्शन का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूं। सोशल एक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी एक्शन आप अगर किसी दूसरे इंसान को ध्यान में रख करके करते हो तो वो आपका सोशल एक्शन है। जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम सामने वाले को ध्यान रखते कि यार यहाँ पे ये चीज नहीं, जैसे मेरे गाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ लाइब्रेरी में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ यार कि मैं खुल मेरा गाने का मन कर रहा है, मैं गा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है बाकी अगल बगल के लोग पढ़ रहे हैं और वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो मैं खुल के गा नहीं सकता, भाई गा नहीं सकते यहाँ पे। इसका मतलब ये जो एक्शन अभी आपने नहीं गाने का जो फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं सोशल एक्शन। कई बार हम कुछ चीजें इंप्रेस होने के लिए करते हैं, इंप्रेस करने के लिए करते हैं। हमें पता है कि ये चीज हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये चीज करना होता है जानबूझ के, ताकि हम सो दैट कि हम बाकी लोगों को इंप्रेस कर सकें। इसका मतलब आपने बाकी लोगों को अपने दिमाग में काउंट इमेजिन करके या उनको पिक्चर में लेकर के कोई एक्शन परफॉर्म किया, दैट इज सोशल एक्शन। तो ये बोलते हैं मैक्स वेबर कि किसी भी, अब इसमें आप देखो दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और इंडिविजुअल भी आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं दिखा दूं। किसी भी चीज को, कोई भी सोशल एक्शन जो होता है वो दो चीज से बना होता है, एक होता है मीनिंग और एक होता है मोटिवेशन, और इससे हम कंसिस्ट करते हैं सोशल एक्शन। मीनिंग जो होता है वो विजिबल पार्ट होता है, और मोटिवेशन जो होता है वो इनविजिबल पार्ट होता है। जैसे कि अगर कोई एक इंसान अगर किसी गरीब को खाना खिला रहा है, तो विजिबल पार्ट क्या है कि भाई गरीब को खाना खिलाने का अच्छा है, क्योंकि ये सोसाइटी ने इस चीज को एक डेफिनेशन दे दिया कि अगर कोई इंसान गरीब को खाना खिला रहा है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं दूर से देख रहा हूँ कि कोई एक इंसान एक गरीब आदमी को खाना खिला रहा है, मैं बोल रहा हूँ यार इंसान तो बहुत अच्छा है, बड़ा पुण्य काम कर रहा है, क्योंकि इस चीज का मतलब सोसाइटी ने ऑलरेडी आपको दे रखा है कि गरीब को खाना खिलाना इज अ गुड थिंग। लेकिन वो किस इंटेंशन से वो खाना खिला रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा सिर्फ दूर से देख करके, यानी उस एक्शन को देख करके आप आइडिया नहीं लगा सकते।
हो सकता है उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं गरीब को खाना खिला रहा हूं, बस इसकी दुआ से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए यार। ये भी हो सकता है ना, एक एस्पेक्ट तो ये भी है। तो ये हो गया सोशल एक्शन। इसमें मैक्स वेबर वही कहते हैं कि हम मीनिंग को जान सकते हैं क्योंकि वो विजिबल पार्ट है और वो सोसाइटी ने डिफाइन किया है, लेकिन हम कभी भी एक मोटिवेशन को नहीं समझ सकते किसी एक इंसान को। और अगर हमें मोटिवेशन को समझना है तो उसके लिए हमें एम्पैथेटिक लियासन करना होगा। एम्पैथेटिक लियासन का मतलब होता है वॉकिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। कई बार बोलते हैं ना कि मेरी जगह पे खुद को रख के देखो भाई, तुम्हें समझ में आ जाएगा दुनिया कैसी है या चीजें कैसे मैं कर रहा हूं। मतलब जब तक आप अपने आप को उस इंसान के जूते में रख करके नहीं देखोगे तब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक लियासन। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर में दो चीजें आ गई, मोटिवेशन इंसान का अपना इंडिविजुअल होता है और सोसाइटी से मीनिंग भी मिल गई आपको कि भाई जो चीजें हैं जो सोसाइटी ने डिफाइन कर रखा है वो हो गया उसका मीनिंग। तो आपको ये चीज अब क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो में जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं वो मैक्स वेबर फिर किस में आएंगे, सोसाइटी में वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर है। और एक है फिनो और एथनो जो पूरी तरीके से मानते हैं कि भाई स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, इंडिविजुअल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने मन से जो भी करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका, इतना पे ही हम ये दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो हम इसको इतने पे समराइज करते हैं और इस नोट पे हम यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि जितना हमने आज डिस्कस किया आप उसको एक बार जा करके खुद से कोशिश करिए पढ़ने की और रिवाइज करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।